फ्लावर्स अपने पेटल्स और अपने खुशबू से इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। क्यों? ताकि इंसेक्ट पॉलिनेशन करने में फ्लावर्स की मदद कर सके। सो ये जो हमारा वीडियो है, हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि आखिरकार पॉलिनेशन होता क्या। पॉलिनेशन का मतलब है द एक्ट, एक प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन्स इस एंथर से, ये जो दिख रहा है ना आपको एंथर और टॉप पार्ट जो कि मेल रिप्रोडक्टिव का टॉप पार्ट है, वो ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टिग्मा में जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेट मी जस्ट शो इट। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इस एंथर में से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के टॉप में जावे। लेट मी जस्ट शो इट थ्रू द एरोस। एंथर से लेके स्टिग्मा तक जो जाने की जो प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन कि ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, मतलब सेम फ्लावर्स में हो रहा है या डिफरेंट फ्लावर के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके डिपेंडिंग पॉलिनेशन को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, एंड दूसरा है जो कि एक प्लांट में से दूसरे प्लांट में होता है, वो है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन। क्या आखिरकार ये सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है। अब जैसे कि नाम के ऊपर से हमें पता चल रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि अगर पोलन ग्रेन्स एक ही प्लांट के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर के अंदर में एंथर से स्टिग्मा में अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इसको मैं नंबर 1 भी बोल देता हूँ। एंड अगर मान लो कि किसी एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएंगे तो उसे भी हम सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलेंगे। क्यों? बिकॉज ये दूसरा फ्लावर भी उसी प्लांट से बिलोंग कर रहा है जिस प्लांट के एंथर में से पोलन ग्रेन्स बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। सो यही चीज़ है कि एक ही प्लांट के अंदर अगर पोलन ग्रेन्स एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसे ही हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बाय द वे, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया ही था, तो आई होप आप सबको पता होगा। अच्छा, अब अगर मैं नंबर 1 की बात करूं, सो इस तरीके के सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी है कि फ्लावर बाइसेक्शुअल हो, यानी कि उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों मौजूद हो। लेकिन अगर मैं नंबर 2 की बात करूं तो वो कहाँ पे पॉसिबल होगा, जब यूनिसेक्शुअल फ्लावर होगा, मतलब एक एंथर में से दूसरे स्टिग्मा पे। इफ़ आई टॉक अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन, सो जैसे कि आपको अब पता लग ही गया होगा, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि अगर किसी एक प्लांट के फ्लावर के एंथर में से पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में जाए तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। लेट मी जस्ट शो इट। एक प्लांट के एंथर में से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होना। याद रखिएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो दो फ्लावर्स इंक्लूड हो रहे हैं वो अलग अलग प्लांट में बिलोंग करते होंगे। ऑब्वियसली वो सेम स्पीसीज़ के होंगे, सेम प्रजाति के होंगे, यानी कि एक रोज़ और दूसरे रोज़ के बीच में ही होगा, लेकिन ये दो अलग अलग प्लांट से बिलोंग करते होंगे और उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो आखिरकार हो कैसे रहे हैं, यहाँ पे कोई मूविंग चीज़ तो है नहीं जो उसको लेके जाएगा। सो आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है, तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। पॉलिनेशन के लिए जो सबसे खास चीज़ है उसे हम कहते हैं एजेंट्स। एजेंट का मतलब है वो चीज़ें जो पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करवाती है, और सबसे कॉमन है विंड। जनरली पोलन ग्रेन्स जो है वो काफ़ी लाइट और स्टिकी होते हैं, तो वो एयर में स्प्रेड हो जाएंगे एंड वो विंड की वजह से वो ऑटोमेटिकली स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एंड जैसे मैंने कहा वो स्टिकी है तो वो स्टिग्मा पे आके एकदम चिपक जाते हैं। अब कई बार वो स्टिकी नहीं भी होते तो वो हैरी होते हैं। हैरी मतलब कि उस पर बाल जैसा होता है जिसके वजह से वो स्टिग्मा से एंटेंगल हो जाते हैं। ठीक है। एंड बहुत ही नज़दीक होने की वजह से विंड जो है इन पोलन ग्रेन्स को इजीली ट्रांसफ़र कर देती है एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक। सिमिलरली विंड जैसा ही एक दूसरा एजेंट है, दैट इज़ वाटर। जो काम विंड लैंड फ्लावर्स के लिए करता है वही काम उसी तरीके से वाटर एक्वेटिक प्लांट्स के लिए करता है।
यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र करने का काम। अब अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात की जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए क्या जरूरी है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। अब ये दोनों फ्लावर एक दूसरे से काफ़ी दूर है, जिस वजह से विंड और या तो वाटर इतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं। सो क्रॉस पॉलिनेशन को इफेक्टिवली होने के लिए जो एजेंट जरूरी है वो है इंसेक्ट्स। लेट मी जस्ट राइट डाउन, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन से एजेंट जरूरी है? इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स जैसे कि हनी बी हो गया, कुछ छोटे मोटे बर्ड्स हो गए या बटरफ्लाई हो गया। ओके, चलिए हम आपको इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। लेट अस टेक अ हनी बी जो कि बहुत ही हंगरी है, भूखी है, ये भी दौड़ रही है, भाग रही है, कुछ चाहिए उसको। एंड ये जो फ्लावर है ये अपने खुशबू से, अपने रंग से इसको अट्रैक्ट कर रहा है एंड इवन अपने नेक्टर से। बाय द वे नेक्टर क्या होता है? सो नेक्टर एक शुगरी लिक्विड होता है जो प्लांट्स अपने बेस पे प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे वाइट कलर में दिखाया जा रहा है। इसके अंदर शुगर, प्रोटीन एंड कुछ चीज़ें होती है जिसको खाने के लिए ये हंग्री बर्ड बी इस प्लांट के पास जा रही है। अब जैसे ही ये प्लांट्स के पास जाएगी उस नेक्टर को लेने के लिए, तो एंथर में से कुछ पॉलन ग्रेन्स इसके बॉडी के ऊपर चिपक जाएंगे। चले मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ। ये पहले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक हनी बी नेक्टर पी रही है और उसका जो ये लेग है आप देख सकते हो कि एंथर के ऊपर पड़ा हुआ है। एंड लेट मी जस्ट शो यू दी अनदर पिक नाउ। देखिए इस पिक में आप देख सकते हैं कि इस हनी बी में कितने सारे पॉलन ग्रेन्स चिपक गए हैं, है कि नहीं? अब ये हनी बी जैसे नेक्टर पी लेगी फिर उड़ना शुरू करेगी, यस और नो, है ना? इसके पूरे बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स आ गए हैं, आप देख सकते हैं। अब जैसे इसका काम खत्म होगा ये फिर से वहाँ से उड़ेगी एंड किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगी। ऐसा तो है नहीं कि एक ही फ्लावर से इसका पेट भर जाएगा, ठीक है? अलग अलग फ्लावर में जाएगी, अलग अलग फ्लावर से उसका नेक्टर लेगी। अब जैसे ये उड़ी, इसने देखा ओ वाओ इसके पास भी नेक्टर है, ताज़ा ताज़ा नेक्टर। सो ये क्या करेगी? फिर से उसका नेक्टर खाने चली जाएगी। एंड अब जैसे ये जाएगी नेक्टर खाने के लिए, ये पॉलन ग्रेन्स काफ़ी स्टिकी होते हैं और स्टिकी होने के कारण ये स्टिग्मा के ऊपर ऑटोमेटिकली चिपक जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी कंडीशन क्या है एक सक्सेसफुल क्रॉस पॉलिनेशन के लिए? कि ये जो बीज है वो सेम स्पीसीज, सेम तरह के फ्लावर से अट्रैक्ट हो। मतलब कि अगर ये पपैया का फ्लावर है तो सीधी सी बात है कि दूसरा फ्लावर भी पपैया का ही होना चाहिए। सो कुछ बीज, कुछ इंसेक्ट्स पर्टिकुलर फ्लावर से ही अट्रैक्ट होते हैं, हर किसी से नहीं, ताकि वो सक्सेसफुली पॉलिनेशन कर सके। इस तरीके से इंसेक्ट्स जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत ही खास रोल प्ले करते हैं। ओके, तो पॉलिनेशन क्या होता है और कैसे होता है वो तो हमने समझ लिया कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन उसके बाद क्या? ट्रांसफ़र होने के बाद इन पॉलन ग्रेन्स का क्या होता है? तो यही चीज़ अब हमें देखनी है कि कैसे ये स्पर्म सेल्स यहाँ से लेके ओवरी तक ट्रैवल करेंगे, एग सेल्स के पास जाएंगे, जिसके वजह से एक बेबी प्लांट पैदा होगा। तो आइए हम इस फीमेल पार्ट को थोड़ा जूम करके देखते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तो यहाँ पे हमने एक पॉलन ग्रेन ले लिया है। जनरली पॉलन ग्रेन बहुत ही छोटा होता है, बट यहाँ पे समझने के लिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा ले लिया है और सिर्फ एक ही दिखाया है, बट इन प्रैक्टिकल बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे होंगे। अब सबसे मेन काम क्या है कि इस पॉलन ग्रेन के अंदर जो स्पर्म सेल है उसको मिक्सअप करना है यहाँ पे पड़े हुए ओव्यूल्स के अंदर के एग सेल से। सो बेसिकली होगा क्या कि एग सेल्स के पास लाने के लिए ये पॉलन ग्रेन अपने आप को जर्मिनेट करेगा, मतलब इसके अंदर से एक ट्यूब निकलना शुरू होगी। अब वो ट्यूब कैसे निकलेगी? तो ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे पड़े हुए कुछ लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक ट्यूब अपने अंदर से निकालना शुरू करेगा। लेट मी शो यू दैट ट्यूब। पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा से कुछ लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा तो इस तरह की एक ट्यूब बनेगी सीधा पॉलन ग्रेन से ओव्यूल्स के अंदर तक के लिए। ऑब्वियसली वो ओवरी के होते हुए ही अंदर जाएंगे सीधा ओव्यूल्स के पास तक ही। अब एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है कि पॉलन ग्रेन एक रास्ता बना रहा है स्पर्म सेल्स के लिए ताकि वो सीधा एग सेल से जाके मिक्स हो सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पॉलन ग्रेन को कैसे पता चलेगा कि इसी रास्ते पे हमें ट्यूब बनानी है? तो बेसिकली ये ओव्यूल एक पर्टिकुलर केमिकल छोड़ता है जिस केमिकल को सेंस करेगा ये पॉलन ग्रेन और एक ट्यूब उसी जगह पे बनाएगा।
आपने पढ़ रखा होगा ना इसके बारे में, कैमीट्रोपिज्म। भाई ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट और केमो मतलब केमिकल के वजह से, है ना। बट फिलहाल हम उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो पोलन ट्यूब बनी, अब पोलन ट्यूब बनने के बाद इसके अंदर से स्पर्म सेल जाना पास हो जाएंगे। चलिए मैं ये दिखा देता हूँ कुछ कपल ऑफ स्पर्म सेल्स। अब ये सेल्स इस पोलन ट्यूब से होते हुए सीधा पहुँच जाएंगे इस ओव्यूल के अंदर। ग्रेट। अच्छा, अब क्या होगा, तो चलिए काम करते हैं, इस ओव्यूल को हम जूम करके देख लेते हैं कि आखिरकार इसका अंदर होगा क्या। सो दिस इज द जूम इन वर्जन ऑफ पोलन ट्यूब एंड यहाँ से ही हमारा स्पर्म सेल इस ओव्यूल के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं ले लेता हूँ एक सेल। ये एक एग सेल है जिसके साथ आके स्पर्म को मिक्स होना है। अच्छा, अब एक याद रखने वाली बात यह है कि इस ओव्यूल के अंदर सिर्फ एग सेल ही नहीं होता है, और भी कुछ सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 सेल्स एंड एक ये बड़ा सा सेल जिसके अंदर ये सारे सेल्स हैं। तो टोटल 7 सेल्स हैं और ये 2 न्यूक्लियाई है इस बड़े से सेल का। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर टोटल 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। बट फिलहाल हमें इन अदर सेल्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करनी है, हम बात करेंगे इस एग सेल के बारे में। तो अब इस पोलन ट्यूब से होते हुए ये स्पर्म सेल्स इसके अंदर ओव्यूल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। लेट मी जस्ट शो यू दैट। ये है स्पर्म सेल्स और स्पर्म सेल्स के न्यूक्लियस इस पोलन ट्यूब से होते हुए सीधा जाएंगे एग सेल के पास। अब इन दो में से एक स्पर्म सेल जो है वो एग सेल के साथ कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और दूसरा वाला जो स्पर्म सेल है वो सीधा चले जाएगा आपके 2 न्यूक्लियाई के बीच। सॉरी, नॉट दिस वन, हाँ ये वाला दूसरा वाला चला जाएगा उन 2 न्यूक्लियस के साथ जाके मिक्स हो जाएगा। याद है मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर और भी कुछ सेल्स हैं। तो इस तरीके से दोनों स्पर्म सेल्स एक पर्टिकुलर जगह पे जाके कंबाइन हो जाते हैं। वेल, आपको बताने का ये रीज़न है कि दोनों स्पर्म सेल का कंबाइन होने के कारण यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन। आप कभी नेट पे देखेंगे या कोई दूसरी बुक में पढ़ेंगे, सो आप देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, सो बेसिकली फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कंबाइनिंग ऑफ स्पर्म सेल्स विद द अदर सेल, या तो फिर विद एग सेल्स। सो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाले सेल का हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। सो चले मैं इसको हटा देता हूँ एंड हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उस सेल के बारे में जो कि स्पर्म के साथ कंबाइन हो रहा है। सो अब हमें मिल चुका है एक न्यू सेल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म सेल एंड द एग सेल, और यहाँ से ही फर्टिलाइजेशन शुरू होगा, मतलब यहाँ से ही एक बेबी प्लांट शुरू होगा। एंड बेसिकली इस नवे सेल को एक नाम दिया जाता है जाइगोट। क्या कहा जाएगा इसको? जाइगोट। तो अगर जाइगोट को डिफाइन करना हो तो क्या हम बोलेंगे? इट इज़ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल एंड द एग सेल। ओके, फ्यूजन का मतलब है कॉम्बिनेशन, दोनों का मिक्सचर। ग्रेट। सो जाइगोट तक तो हम पहुंच गए। अब इसके आगे क्या? तो इसके आगे क्या होगा कि ये जो जाइगोट है ये अपने आप को डिवाइड करेगा, 1 से 2, 2 से 4, एंड ये जो पोलन ट्यूब है वो धीमे धीमे यहाँ से निकलना शुरू होगा, बिकॉज पोलन ग्रेन तो अपना काम कर चुका है। एंड ये सेल इवेंचुअली 1 से 2, 2 से 4 होने लगेगा। लेट मी जस्ट शो यू दैट। ओके, सो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि यहाँ से पोलन ग्रेन जो है वो निकल गई है एंड ये सेल्स ऑटोमेटिकली अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, और यही प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू होती रहेगी, और धीमे 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 यही सेल्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेल्स में बदल जाएंगे। ये जितने भी देख रही है सारे सेल्स है, छोटे छोटे सेल्स मिलके एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एंड बच्चा लोग, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यही है फ्यूचर बेबी प्लांट, और इस स्ट्रक्चर को भी हम एक नाम देते हैं, इसे कहा जाता है द एम्ब्रियो। क्या कहा जाएगा इसको? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो को आप याद रख सकते हैं एज अ फ्यूचर बेबी प्लांट। ओके, अब इन एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स को हम अलग अलग तरीके से नाम दे जाते हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं ना, 2 अलग अलग पार्ट कुछ लीफ जैसे, इसे कहा जाता है कोटिलेडन्स। आपने 7th में या 8th में इनका नाम सुना ही होगा, कोटिलेडन्स। एंड कोटिलेडन्स का मेन काम होता है कि इस
बड़े होते हुए प्लांट को सारे न्यूट्रिशन, सारा खाना देना, बिकॉज इस समय हमारे पास लीव्स नहीं है, पत्ते नहीं है। तो जब तक एक पत्ता उग नहीं जाता तब तक न्यूट्रिशन एंड फूड देने का काम कौन करेगा? ये कोटिलेडन्स। ओके, अब अगर मैं बात करूं सो ये एक मिडल पोर्शन की दिस वन नो सॉरी, हाँ एक चीज़ आपको बताना रह गई थी, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो दो कोटिलेडन्स है ये जरूरी नहीं है कि हर एक प्लांट में दो ही हो, किसी में दो होते हैं और उससे हम कहते हैं डाइकॉट, तो किसी में ये सिंगल ही होते हैं तो उसे कहा जाता है मोनोकोटिलेडन। आपने जरूर सुना ही होगा डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन। ओके, अभी जो सेंटर पार्ट है ना ये आगे जाके एक न्यू शूट में कन्वर्ट होगा। आपको शूट पता है ना, जो स्टेम पार्ट होता है, और इस पॉइंट को कहा जाता है प्लूम्यूल। क्या कहा जाएगा इसको? प्लूम्यूल। एंड ये जो पार्ट है ये आगे जाके ग्रो होगा एक न्यू रूट्स में, और इसीलिए इसे कहा जाता है रेडिकल। क्या कहा जाएगा इसको? रेडिकल। तो किसी भी प्लांट के अंदर रेडिकल नवे रूट्स में कन्वर्ट होता है और प्लूम्यूल नवे शूट्स में। अब इसी के साथ साथ ये जो आउटर बॉडी है ओव्यूल की, ये धीमे धीमे हार्डन होती जाएगी, कड़क होती जाएगी, एंड अब ये ओव्यूल नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा एक सीड। आपने सुन रखा होगा ना सीड क्या होता है। सो बेसिकली ये ओव्यूल जो है वो टाइम रहते अपने आप को सीड में कन्वर्ट कर देगा। बट ये प्लांट का क्या होगा? जो फ्लावर जिसमें ये चीज़ हो रही है उसका क्या होगा? चलिए देखते हैं। अब एक्चुअली इस फ्लावर के अंदर जैसा कि आपको दिख रहा है ये एक सीड है जो ओव्यूल है जो कि अब फर्टिलाइज हो चुका है। एंड सिमिलरली जितने भी ओव्यूल्स हैं इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे ओव्यूल्स इसी तरीके से फर्टिलाइज हो जाएगा। याद है, देखिए एक्चुअली हम एक ही पोलन ग्रेन नहीं होता, कई सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर एक ओवरी को फर्टिलाइज कर देंगे, एंड वो सारी की सारी ओवरी अब एक सीड में बदल जाएगी। एक दो रह जाएगी तो वो अपने आप डिसइंटीग्रेट, मतलब अपने आप वो यहाँ से निकल जाएगी। अब हमें ये स्टैमेन की कोई ज़रूर नहीं है, सो ये धीमे धीमे वहाँ से फॉल ऑफ हो जाएंगे। सिमिलरली इस पेटल्स की भी कोई ज़रूर नहीं है अब, तो ये पेटल्स भी अपने आप मुरझा जाएंगे, एंड बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब टाइम के साथ साथ जैसे ही टाइम होता जाएगा, सेल्स बढ़ते जाएंगे, ये ओव्यूल अपने आप स्वेल हो जाएगा। ओवरी जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी स्वेल हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, एंड अगेन टाइम के साथ ये एक फ्रूट बना लेगा जिसके अंदर कुछ सीड्स होंगे। यहाँ पे मैंने आपको टोमेटो दिखाया है, बट एक्चुअली कोई भी फ्रूट हो सकता है। अब आप इस फ्रूट को खाएंगे और उसके सीड्स को सो कर देंगे, जमीन में बो देंगे, एंड अगेन वहाँ से एक जर्मिनेशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि सीड्स को अगर हम जमीन में बो देंगे तो उसके बाद होगा क्या? तो देखिए, जैसे ही हम कोई सीड्स को बो करेंगे, सो कर देंगे, उसके रेडिकल्स में से ये नवे रूट्स बाहर आना शुरू कर देंगे, एंड उसके अंदर से ही जो प्लूम्यूल था उसमें से शूट्स बाहर आना शुरू कर देंगे। ओके, याद है ना हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि प्लूम्यूल में से शूट बाहर आएगा एंड रेडिकल में से रूट बाहर आएगा, ये चीज़ रिमेंबर? ओके, सो एक बार जब ये रूट एंड शूट दोनों ही बाहर आ जाएंगे, ये कोटिलेडन्स ही वो चीज़ है जो इस शूट को फर्स्ट टाइम इनिशियली ग्रो करने के लिए सारे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेंगे, एंड टाइम के साथ साथ जैसे ये शूट ग्रो करता जाएगा ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा लीव्स में, है ना। देखिए कुछ इस तरीके से अब जैसे ही ये लीव्स पैदा हो जाएंगे ये फोटोसिंथेसाइज करना शुरू कर देंगे एंड अपने आप के लिए ज़रूरी न्यूट्रिशंस बनाना शुरू कर देंगे, और तब जाके हमें कोटिलेडन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कोटिलेडन्स अपने आप ही श्रिंक हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, या आप कह सकते हैं कि वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अब वो सीड काफ़ी छोटा हो गया बिकॉज उसके अंदर के कोटिलेडन्स थोड़े श्रिंक हो गए। अब रूट्स ग्रो करेंगे, पत्ते ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे, एंड इवेंचुअली एक छोटा सा बेबी प्लांट पैदा हो गया। एंड जब ये मैच्योर हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो फिर से ये एक फ्लावर देगा और उसी फ्लावर में से वापस हमें एक नवा सीड मिलेगा, और इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। तो इस तरीके से किसी भी प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है।